नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और पीटी सुपर फास्ट डिवीजन के अगले चरण में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़कर पीटी को एकदम आसानी तरीके से पड़ाव को पार करिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, इकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। इस प्रणाली में क्या था कि जो भी अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे या सैनिक लोग थे, उनको जो है सैलरी नहीं दी जाती थी, उसके जगह पे जमीन दे दी जाती थी, तुम इसमें खेती करो और यहाँ पे आके सेवा दो। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये सब जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? बहुत पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेहरू एक देशभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनेता। ठीक है, तो ये किसका कथन था? तो ये मोहम्मद इकबाल साहब थे, उनका कथन था कि नेहरू एक देशभक्त हैं और जिन्ना साहब क्या हैं? नेता, राजनेता हैं। 5वां क्वेश्चन, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा? दास्ता का चार्टर मतलब कि जानते हैं दास्ता क्या होती है? तो उसका चार्टर 1935 अधिनियम को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। खत्म कब हुआ था? 1922 में हुआ था। गणकरी विद्रोह का केंद्र, देखिए बहुत पूछा जाता है, ये मिलाने में पूछा जाता है। ये कोल्हापुर का, इसका कोल्हापुर के केंद्र, कोल्हापुर जगह पे जो है ये गणकरी विद्रोह हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? ये तो जानते हैं, राजा राम मोहन राय। इनको कौन नहीं जानता कि भारतीय पुनर्जागरण को जनक जो है राजा राम मोहन राय है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गांधी जी अपना पहला भाषण होगा। पहला भाषण कहाँ दिए थे? तो वाराणसी में दिए थे, बीएचयू में दिए थे और ये 1916 में दिए थे। याद रखिएगा कि पहला भाषण जो है बीएचयू और 1916 में दिए थे वाराणसी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नागरिक शास्त्रों के प्रश्नों पर। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, कम से कम समय में हम जो है अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं डेली, और गारंटी है कि आप जो है वीडियो अगर 2 से 3 बार देख लिए तो ये एकदम पूरी तरीके से याद हो जाएगा। सिंपल तरीके में जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं उनको मैं जो है वहाँ पे समझा भी रहा हूँ, और जो याद करने वाले हैं वो तो याद करना ही है आपको। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को कौन सूचित करता है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 78 में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय निकलते हैं उनको जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को बताते हैं। तो ये प्रधानमंत्री इसके आंसर हो जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? मतलब अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में क्या होता है? अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अनुच्छेद 66 में हमारा वर्णित है। आइए आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस, सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर है, ठीक ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जो है कितने न्यायाधीश हैं हमारे? 31 न्यायाधीश हैं। कानून पास करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। देखिए किन किन विधेयकों में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, मतलब कानून पास करने से पहले याद रखिएगा। धन विधेयक में जरूरी है, कराधान मतलब टैक्सेशन वाले में, को प्रभावित करने वाला विधेयक जिससे राज्य रुचि रखते हो, मतलब राज्य से संबंधित हो टैक्सेशन, उसमें भी अगर आपको कोई सुधार करना है, कानून पारित करना है तो राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य विधेयक। ठीक है, ऐसे राज्य विधेयक जो व्यापार की प्रतिबंधता पर वो लगाते हैं, व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे विधेयक को भी पारित करने के लिए
एक बार राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न पे। संसद का वित्तीय समिति, देखिए वित्तीय समिति मतलब जो धन से संबंधित समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन वित्तीय समिति है, तो ये तीनों हैं, आप तीनों याद रखिएगा। अगर एक ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा, नहीं तो अलग दे, दो होगा तो अलग दे में मार दीजिएगा। तो लोक समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति जो है ये वित्तीय समितियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। एक मानव अधिकार के साथ साथ भारत का संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार भी, ध्यान रखिएगा, ये मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो वह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दोनों है, मानव का अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी। 8वां प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में क्या क्या है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमान इसके पास होता है। राष्ट्रपति जी होते हैं वो तीनों बलों का, ठीक है ना, जल थल और वायु, तीनों बलों की जो है कमान इनके पास होती है राष्ट्रपति के पास। और युद्ध और शांति की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद के नियंत्रण के अधीन होता है। देखिए जो भी संसद निर्णय लेती है वो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि युद्ध करना है कि शांति करना है, ठीक। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और रखरखाव में मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण और रखरखाव की मंजूरी के लिए भी राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, जब लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है तो किसका सिफारिश आवश्यक है। देखिए धन बताया ना, उस पर भी था, धन विधेयक में किसकी सिफारिश चाहिए, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। देखिए मैं थोड़ा सा तेज चलता हूं क्योंकि हमको कम समय में देना है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है हमारी तेजी से तो हल्का सा आप स्पीड भी धीमे कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं रोक के, ठीक है। लेकिन हमारा तो ये है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको रिवाइज करना है। मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाता हूं कि आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए, संविधान द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने का अधिकार किसको है। तो देखिए संविधान द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल से, मतलब जिसे मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल होता है तो उससे पहले भंग करने का अधिकार जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। चलिए आज के नागरिक शास्त्र के जो है 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग भूगोल पे। चलिए भूगोल का पहला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वतों की श्रृंखला के बीच में है। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया या विंध्याचल हो गया, इसके बीच में जो है नर्मदा नदी घाटी है, ठीक। कौन सी झील दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है। देखिए पुलिकट झील जो होती है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर है, ठीक है। तो ये दोनों जो है प्रदेशों द्वारा, राज्यों द्वारा इसको साझा किया जाता है। शीतकालीन वर्षा कब होती है, उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। देखिए इंडिया के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर, वहाँ से जो है उठता है और उत्तर पश्चिम भाग में भारत के ये वर्षा होती है ठंडी के दिनों में। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी, इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं। चावल के किस्म कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, हंसा, जय, पद्मा, ये तीनों जो है याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में आ जाए तो मारना है, नहीं तो वो मिलान करने के लिए भी आ जाता है। 4 फसल दे देगा, उनका जो है इधर दे देगा वो किस्म, तो चावल की याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी, हंसा, जय और पद्मा। ज्वाला जो है मिर्च का है किस्म। देखिए ज्वाला से कैसे याद करेंगे, खाते हैं तो मुंह में आग लग जाती है, बहुत तीखा, तो ज्वाला जो है मिर्च की किस्म हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देश में तांबे की सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, राजस्थान में है, खेतड़ी में, याद रखिएगा। इसका सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान में खेतड़ी में है। जादूगोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था, किस देश के सहयोग ने किया था भिलाई के इस्पात निर्माण में, तो वो रसिया ने किया था, रूस ने। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखा हूँ मैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे जो है 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं वो इन सब प्रश्नों का महत्व समझते हैं। जो नए हैं वो हम पर विश्वास करिए और समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। चलिए आते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पे। मंथन द्वारा दूध से मलाई का अलग होना, जैसे मंथन करती है ना घर में दादी चाहे मम्मी मथनी लेके, तो वो कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लिख दिया हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आसानी समझ जाएंगे, और हिंदी में होता है केंद्र प्रसारक बल, ठीक है। इसी बल पे जो है हमारा जो वॉशिंग मशीन भी काम करता है, इसी कंसेप्ट पे।
जैसे ट्रेन चलती है अंदर बैठे यात्री जो है का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए ये विश्राम की जड़ता, कल जो है जड़ता के नियम बताए थे। जड़ता का नियम क्या होता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में होती है उसी में रहना चाहती है। तो आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, ये ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का सीट है, ये ट्रेन में मान लीजिए बैठे हैं, तो ये तो आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये आगे बढ़ता है, और ये तो जुड़ा नहीं है, ये चीज़ ये तो रुका ही हुआ है। तो ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ चलाता है और ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। बाद में आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को। तो विश्राम की जड़ता होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है सिर जो है पीछे की तरफ चला जाता है। चलिए, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग क्या है? ध्वनि का वेग सबसे देखिए सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद कैसे होता है, गैस में होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रेन बहुत दूर होती है, लेकिन लोग जो है पटरी पे अपना कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन भाई सावधानी से ध्यान रखें। मशीन गन के आविष्कारक कौन है? तो ये है जेम्स पक्कल। जेम्स पक्कल साहब जो है मशीन गन के आविष्कारक है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है? तो सौर सेल से। देखिए ये जो है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और अपने ये परिपक्ष में जो है उपग्रह घूम रहा है, यहाँ सन है। तो ये अब इसको यहाँ से लाइट तो जा नहीं रही है, तो ये अपना लाइट ऑल टाइम कहाँ से मेंटेन करता है? तो जो है यहाँ से जो सन लाइट आता है, इससे जो है उसमें सोलर प्लेट लगे हुए हैं, उससे जो है अपना एनर्जी मेंटेन करता है, अपना अपने ऊर्जा का स्रोत मेंटेन करता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और अधिमांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, उबलने की क्षमता। देखिए पानी में अगर नमक मिला देंगे तो पानी जो है देर से उबलेगा, ठीक है ना, माने उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब ये कि और पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था, तो अब कितने पे उबलेगा? 120 पे उबलेगा, 125 पे। ये डिपेंड करेगा कितना नमक आप डाल रहे हैं। हिमांक मतलब कि उसका जो है जमने की क्षमता। तो अब पानी जो है 0 डिग्री पे जम रहा था, तो अब नमक डाल देंगे तो और घट जाएगा, मतलब अब -4 पे, -10 पे, -20 पे। अब जिस हिसाब से आप जो है उसमें नमक डाल रहे हैं वो चीज़ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर नमक डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए नमक डाल देने पर खाना जो है आराम से पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। सब्जियों का उगाने का विज्ञान जो होता है ओलेरियो कल्चर होता है। ओलेरियो कल्चर, जो ओलेरियो कल्चर होता है वो सब्जियों के उगाने का विज्ञान है। हरी खाद क्या होता है? सनहेम्प। सनहेम्प एक तरह से पौधा है, उसको उगाते हैं, फिर खेतों में जो है काट के फेंक देते हैं, और ये हरी खाद की तरह काम करता है। अब देखिए एनपीके जो होता है एक मिश्रित उर्वरक है, ठीक है ना। एनपीके मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये एक मिश्रित उर्वरक है जो मिट्टी में जाके जो है तीनों चीज़ों की कमी को पूर्ति करता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का। देखिए कम समय में इतने क्वेश्चनों का जो है भंडार लाए हैं, और ये डेली लाएंगे। कृपया करके सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है इसका आनंद उठाइए, और आराम से जो है पड़ाव को पार करेंगे। हिंदी का भी वीडियो लाएंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन अभी जो है जीएस प्रश्नों पर फोकस करते हैं। 10वां प्रश्न पे आते हैं। टरबाइन और डायनेमो का उपयोग किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया था? देखिए अब ये पानी गिर रहा है ऊपर से डैम से, और यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, ठीक है, और ये होता है डायनेमो। तो टरबाइन घूमता है। अब देखिए यहाँ पे ये पानी जो है स्थितिज ऊर्जा में है, और पानी नीचे गिर रहा है, तो किस में आ गया? गति में आ गया। तो यहाँ पे हाइट की वजह से जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा है, नीचे गिरने से गतिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो दोनों चीज़ों का प्रयोग करता है टरबाइन। टरबाइन जब घूमता है तो डायनेमो से क्या होता है? हमारी बिजली पैदा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये यांत्रिक ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। दोनों को कन्वर्ट करता है टरबाइन, किसमें? टरबाइन से अटैच जो डायनेमो होता है किसमें कन्वर्ट करता है? ये आपके जो है ये बिजली बनाने में काम करता है। तो मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा का जो है प्रयोग जो है विद्युत बनाने में हो रहा है। ध्यान रखिए, कभी कभी, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था पिछली बार। इससे पहले के लेखपाल के क्वेश्चन प्रश्न उसमें भी पूछा गया था प्रश्न, लेखपाल के एग्जाम वाले में। इससे पहले जो हुआ था शायद 2014 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विशेष में आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विशेष से, और पक्का आने हैं। अंग्रेजी पत्रिका स्वतंत्र भारत का प्रकाशन कहाँ होता है? ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका जो है स्वतंत्र भारत का प्रकाशन कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है। स्वतंत्र भारत जो अंग्रेजी पत्रिका है उसका प्रकाशन लखनऊ में होता है, याद रखिएगा। मासिक पत्रिका साहित्य, लोक, नोकझोंक और छात्र शक्ति। लोक, नोकझोंक और छात्र शक्ति जो है आगरा में प्रकाशित होता है। उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम पर हस्ताक्षर, मतलब उत्तर प्रदेश को राज्य बनाने के लिए जो जिस दिन
नियम पर हस्ताक्षर हुआ था वो क्या था, कौन सा दिन था? 7 दिसंबर 1947। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन नियम जो पारित हुआ था 1994 में। पंचायत राज का नियम तो पहला चुका था, लेकिन उसमें संशोधन किया गया था 1994 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती किस फसल में आती है? रबी की फसल में आती है। देखिए सरसों की खेती जो है किसके साथ बोई जाती है? गेहूं के साथ बोई जाती है, चने के साथ बोई जाती है। तो यह जो है रबी की फसल में आती है। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मेला जो है कहाँ लगाया लगता है? ये आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश कैलाश मेला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मेला है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण है, देखिए 1928 में हुआ था। शारदा नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1928 में। नौ नौचंदी महोत्सव कहाँ पे लगता है? ये मेरठ में लगता है। नौचंदी महोत्सव कहाँ लगता है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। देखिए शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है, इसका निर्माण 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इसी के साथ जो है अपना वीडियो समाप्त करते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है अपने पड़ाव को आसान बनाइए हमारे साथ जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।